एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पीडब्ल्यू के चैनल पे आपको वही कंटेंट मिलता है और उसी डेप्थ तक मिलता है जितना हमारे लिए जरूरी होता है। जो सिलेबस में है वो छूटे ना, और आउट ऑफ सिलेबस में टाइम वेस्ट ना करो। कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम की बहुत कमी होती है, हम सारा नहीं देख सकते, तो जो जिस पे कमांड करना है उस पे कमांड कर लो, और जो बचा हुआ है वो कम से कम एक बार तो आप देख ही लो। आप देखोगे कि जिसमें जो हमारा वायर है, अगर हमारा बल्ब जल रहा है और हमने पावर कट करने के बाद वायर को टच किया, पावर कट करने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिकॉज एग्जाम पास आता तो टाइम की उतना स्कैरसिटी होती जाती है, टाइम कम होता जाता है। तो आई होप कि सबके सारे के सारे बच्चे टाइम को वेस्ट किए बिना, है ना, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, और फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो या हमारा जो जो लेक्चर चल रहा था, दैट लेक्चर वाज इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 2 लेक्चर में हमने जो कंटेंट पढ़ा है, आई होप कि आपको वो कंटेंट आपने उस पर प्रैक्टिस करी है। प्लस कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक्चुअली ये और डेप्थ में हो सकता था, या फिर ये लाइक ये कंटेंट इतना वाला कंटेंट है, ये लाइक ओमिट कर सकते थे। लेट मी टेल यू, क्योंकि मैं टेलीग्राम लाइव पे था तो मैंने बच्चों को देखा। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पीडब्ल्यू के चैनल पे आपको वही कंटेंट मिलता है और उसी डेप्थ तक मिलता है जितना हमारे लिए जरूरी होता है। अब पढ़ाने को तो आप कितनी भी डेप्थ में चले जाओ, इजंट इट, और अगर छोड़ने को आप पूरा चैप्टर ही छोड़ दो, उससे हमारा काम नहीं चलेगा ना। तो जो नीडफुल कंटेंट होता है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है और किस किस डेप्थ तक चाहिए होती है, हम उसी डेप्थ तक डील करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अब करने को आप किसी भी डेप्थ में चले जाओ तो देखा जाए तो ये तो अगर ऐसे डीप 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 चले जाओगे तो हमारा सिलेबस तो ऐसे अगले मार्च तक भी खत्म नहीं होगा, इंट। तो कम टाइम में हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही कंटेंट लेकर चल रहे हैं। और आप सभी लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करो कि आप जो सिलेबस में है वो छूटे ना, और आउट ऑफ सिलेबस में टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, तो आपको जो लेकर चलना है, लेट मी राइट इट डाउन, कि जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें से नथिंग मस्ट बी लेफ्ट, नथिंग मस्ट बी लेफ्ट, कम से कम एक बार तो कर ही लो। और जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो आप करते हो, उसको डोंट टच, डोंट टच, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें करना ज्यादा है। तो जो हमारी एनर्जी है, मेहनत है, सारी की सारी हमें क्या करनी है, जो हमारे सिलेबस में है उसी पर ही लगानी है। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस को टच नहीं करना, और जो सिलेबस है उसको कोई भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ आराम से करके जाना है। कम से कम एक बार तो देखना ही है। मैं कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम की बहुत कमी होती है, हम सारा नहीं देख सकते, तो जो जिस पे कमांड करना है उस पे कमांड कर लो, और जो बचा हुआ है वो कम से कम एक बार तो आप देख ही लो। तो आज जो हमारा 3rd लेक्चर है, उस 3rd लेक्चर में हम करने वाले हैं बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि ये टर्म आप सब लोगों ने सुनी होगी, कुछ बच्चे पढ़ के बैठते हैं, दैट्स ग्रेट, आई एम प्रीटी हैप्पी। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन द एंड मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं, यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा होना कि क्या कहते हैं, जो हमारी सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें एक वाटर हीटिंग रॉड डालते हैं ना, और उसमें हम जस्ट स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। रूम हीटर है, इजंट इट। या आप देखोगे कि जिसमें जो हमारा वायर है, अगर हमारा बल्ब जल रहा है और हमने पावर कट करने के बाद वायर को टच किया, पावर कट करने के बाद, लाइव टच नहीं करना, ठीक है, उसके बाद वायर को टच किया तो हम देखते हैं कि हमारा वायर गर्म हो चुका है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो मैं एक वायर का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, यहाँ पे ये हमारा वायर है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। सर बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन के अलावा यहां पर क्या होंगे, कैटाइंस होंगे, Cn प्लस, Cn प्लस, Cn प्लस, Cn प्लस। ठीक है, तो यहां पर जो कॉलिजन्स होंगे हमारे, किस किस टाइप के कॉलिजन्स होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैटाइन कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन कैटाइन कॉलिजन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होंगे, इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन होंगे। तो यहां पर क्या होगा, कोलिजन्स की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगी। क्या होगा, कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होगा, जब ये कोलिजन्स होंगे कैटाइंस के साथ, कैटाइंस के साथ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन में जो होगा वो हीट एनर्जी होगी। हीट एनर्जी, अब लॉस इन एनर्जी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो किसी न किसी क्या होगा, किसी न किसी फॉर्म में वो जो लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और वो जो होगी वो हमारी हीट एनर्जी में। तो यहां बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन में क्या होगा कि हमारे पास जो हीटिंग है, मतलब जो हमारी हीट है वो इलेक्ट्रॉन से कहां चली जाएगी, कैटाइन में। मतलब हमारा जो मीडियम है, जो वायर है, वो हीट अप होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जब कोई कंडक्टर है, जब कोई कंडक्टर है और उसमें से करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, आई करंट पास कर रहा है, तो उसमें कोलिजन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन। यहां पर जो कोलिजन्स की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन की वजह से क्या होगा, वो हीटिंग जो है, जो हीट है वो हमारे मीडियम को ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहां पर लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है, कैसे जा रही है इसको देख लेते हैं। ये यहां से यहां जा रही है इलेक्ट्रॉन कैटाइन कोलिजन से। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो अगर मान लो हमारे पास क्या हुआ, हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं हम। देखो, अब हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर में से हम पास कर रहे हैं करंट आई टाइम टी के लिए, और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसमें से हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट आई, कितनी देर के लिए, टाइम टी के लिए। ठीक है, तो एक साहब आए हमारे पास, साहब का नाम क्या था, जूल। ठीक है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। उन साहब ने हमें एक बात बताई, उन साहब ने क्या कहा कि देखो, जो इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एच प्रोड्यूस होगी, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। अब इसको पहले समझ लेते हैं। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब स्ट्रोंगर करंट फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रोंगर करंट फ्लो करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है। चार्ज ज्यादा फ्लो करने का मतलब हो गया कि चार्ज कैरियर्स ज्यादा हैं, कोलिजन्स ज्यादा हैं, लॉस ऑफ हीट ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा है, तो हमारे पास हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बना देता हूं। तो अगर हमारे पास करंट इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब पार्टिकल्स भी इंक्रीज करेंगे, है ना। पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कोलिजन से इंक्रीज करेंगे, कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। इंक्रीज करेगा, और वहां से हीट प्रोड्यूस्ड भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट के है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। तो हमने देखा, मैं वही डायग्राम फिर से बच्चे के लिए बना लेता हूं, कि ये हमारा कंडक्टर है जिसमें से, जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसमें से करंट आई फ्लो करता है टाइम टी के लिए। ठीक है,
तो हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारा कंडक्टर करंट के पाथ में जितना ज्यादा अपोजिशन फ्लो ऑफर करेगा, हमारी हीट प्रोड्यूस उतनी ही ज्यादा होगी। एंड हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द टाइम टी। इसका मतलब हो गया कि जितनी देर तक करंट फ्लो करता रहेगा, लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और गेन इन हीट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे पास उतनी ही देर तक क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, हमें ज्यादा हीट मिलेगी। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर देखो, जो हम टाइम ले रहे हैं वो सेकंड में ले रहे हैं। आर जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली सर किस में है, ओम में है। आई है वो करंट है, किस में है, एम्पियर में है। एच इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, किस में है, जूल में। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा कि हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा क्या तोड़ मरोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ मरोड़ सकते हो सर। ओम अंकल हमें बता के चले गए थे, क्या बता कर गए थे, वो बता कर गए थे V इक्वल्स टू आई आर, ये हमें बता कर गए थे। बस कुछ करना ही नहीं है। तो H इक्वल्स टू आई इंटू आई आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर टी में ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। हीट प्रोड्यूस क्या हो गया, आई वी टी, बिकॉज V इक्वल्स टू आई आर, ऐसे लिख सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है सर, क्या तरीका हो सकता है, यहां देखो, पहले मैं इसकी यूनिट बता दूं आपको। यहां पर टाइम सेकंड में है, V वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है और हीट प्रोड्यूस जूल में है। और एक दूसरा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, हमें पता है हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पता है हमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं आई को V अपॉन आर लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, ओम अंकल कह गए थे, ओम अंकल कह के चले गए थे। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कुछ कटता पिटता दिख रहा है यहां पे, बिल्कुल दिख रहा है, आर से आर गई, तो हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, यहां पर मैं बता दूं, इसकी यूनिट्स की भी बात कर दूं। यहां टाइम सेकंड में है, रेजिस्टेंस ओम में है, V वोल्ट में है और हीट प्रोड्यूस जूल में। ठीक है, आई होप दिस इज इजीली अंडरस्टूड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, आगे बढ़े, चलो लेट अस वॉच। देखो बेटा, अब हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस्ड है, इस हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूले क्या आ गए, आई स्क्वायर आर टी, हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी एंड हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू आई वी टी। हमारे पास आ गए ये तीन फॉर्मूले, क्या तीन फॉर्मूले। देखो बच्चे, अब देखो यहां पे एक बहुत वैलिड क्वेश्चन उठता है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं यहां पे कि अगर इस फॉर्मूले की बात करूं कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यहां पे हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर टी, तो यहां हीट प्रोड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं कि H इक्वल्स टू आई वी टी, यहां जो हीट प्रोड्यूस है वो हमारी रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो क्या आंसर ठीक है? ठीक है, लेट्स वॉच। अब देखो, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर
हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है कब? जब हमारा करंट कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर हीट प्रोड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है कब? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अब यहां हीट प्रोड्यूस्ड जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन आर कब? जब हमारा आई कांस्टेंट है और उसके साथ वी भी कांस्टेंट है। समझ में आया? यहां टाइम आप कन्वेंशन के लिए मतलब सिंप्लिसिटी के लिए 1 सेकेंड अज्यूम कर सकते हो या फिक्स गिवन ऑफ टाइम, कोई 10 सेकंड 1 मिनट जो भी आपको रखना है, पर तीनों में टाइम सेम रखना, ऑब्जर्वेशन करोगे सेम आ जाएगी। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, चलो एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब मैं फटाफट एक क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों को हमारे, कि मान लो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 8 ओम, और यहां पर मैंने सेल लगा दिया है 100 वोल्ट का। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है, हीट प्रोड्यूस्ड इन 8 ओम इन 1 मिनट, 1 मिनट में 8 ओम में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। देखो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? करंट। ठीक है, आई। अब करंट कैसे निकालेंगे? अब ये करंट क्या कर रहा है? सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। सो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, तो 6 × 3/6 + 3 प्लस वो सीरीज में है, दैट बिकम्स 8। तो ये क्या आ गया? 2 + 8 10 ओम। तो कितना करंट फ्लो करेगा? जो आपका करंट फ्लो करेगा I = V/R। V क्या है? 100, R क्या है? 10, करंट क्या जाएगा? 10 एम्पियर। तो यहां से कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। यहां से कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। अब बच्चा कहेगा सर इसमें भी करंट लिखो। देखो अगर हमें 8 और 6 में करंट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर एक पॉइंट है, हमसे पूछा क्या है? 8 में पूछा गया, तो 8 वाले में तो 10 एम्पियर ही करंट जाएगा। 8 में कितना करंट जाएगा? 10 एम्पियर। तो हम इसीलिए इनको अंदर का नहीं सोचेंगे। अगर इनमें से किसी में पूछा गया होता तो हम सोचते कि भाई अंदर कितना करंट जा रहा है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस लगाते। अब यहां देखो तो क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस्ड इन 8 ओम कितना आ गया? I² RT। ठीक है, I क्या है? 10, 10 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस क्या है? 8, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या है? 60 सेकेंड। तो ये आपका 100 × 8 × 60, तो 8 × 48, 48 और 3 0, 48,000 जूल ये हमारी हीट प्रोड्यूस आ गई। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए और वो पूछें कि 6 ओम में और 3 ओम में हीट प्रोड्यूस बताओ। आप बिल्कुल बता सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। इसके अक्रॉस क्या निकाल लोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट निकाल लोगे, तो यहाँ कोई I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, आप वैसे निकाल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो बिना करंट के भी निकाल सकते हो कि आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसके इक्विवेलेंट कितना आएगा? करंट जा रहा है 10 एम्पियर और यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना है? 2। सो 10 × 2 क्या आ गया? 20 वोल्ट आ गया। इस पूरे के अक्रॉस कितना आ गया? 20 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 वोल्ट। तो आप अगर 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो हीट प्रोड्यूस = V² RT, और अगर 6 निकालना है तो V आपका कितना रहेगा? 20 × 60। R की जगह 6 रख दोगे तो 60 के अक्रॉस आ जाएगी, R की जगह 3 रख दोगे तो 3 के अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं हम पावर की। पावर क्या होता है? अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है, वैसे हमने 9th में भी पढ़ा हुआ था, वर्क एनर्जी में भी पढ़ा हुआ था। पावर क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, देखो बच्चे, द रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब किस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस या कंज्यूम हो रही है। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाइड वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस या कंज्यूम हो रही है, प्रोड्यूस या कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारी पावर है, पावर को हम डिफाइन करते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब हीट अपॉन टाइम। अब देखो, एक चीज देखो, यहां हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितनी भी लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो गई है। तो चाहे आप लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लो या गेन इन हीट एनर्जी की बात कर लो, बात तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, I²RT। एग्जैक्टली वही करना है। तो हमने क्या किया, यहां पर हम हीट जो ले रहे हैं जूल में, टाइम ले रहे हैं सेकंड में, और पावर हमारी आ जाएगी वॉट में। अब देखो, जब आप वर्ड लिखोगे तो वॉट लिखोगे और सिंबल लिखोगे तो कैपिटल W लिखोगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आया वो ये आया कि पावर इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम। बिल्कुल सही, हीट यहां हमारी जूल में है, टाइम सेकंड में है, और पावर किस में है? वॉट में या कैपिटल W। इस चीज का ध्यान रखना है हमें, इस चीज का ध्यान नहीं भूलना है, ठीक है। चलो, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखो, अब हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि सर पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या पावर इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। अच्छा, तो जो हमने हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूले निकाले हैं, क्या मैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यहां लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पावर क्या आ गया? पावर आ गया मेरा I²RT अपॉन टी। पावर इसको आ गया मेरा V² अपॉन R इंटू टी अपॉन टी। पावर आ गया मेरा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। अच्छा, कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों को? बिल्कुल सर, टाइम 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 कटता हुआ दिख रहा है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आपकी आ गई I²R V² अपॉन R VI। ठीक है, तो आप टाइम से, हीट को टाइम से डिवाइड करोगे तो इस फॉर्मूले से ये टी कट के I²R रह जाएगा, पावर इक्वल टू V² अपॉन R, पावर इक्वल टू VI। अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि पावर इक्वल्स टू I²R, पावर इक्वल्स टू V² अपॉन R एंड पावर इक्वल्स टू VI। अब वही प्रश्न यहां फिर पैदा होता है कि सर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इंडिपेंडेंट ऑफ R है। बिल्कुल होगा, तो सबका लॉजिक भी सेम ही है। क्या लॉजिक है कि यहां पर जो है पावर, जो है हमारी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यहां पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहां पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन R। ठीक है, तो कब होगा ये कंडीशन? ये कंडीशन तब होगी जब यहां पर I कांस्टेंट है, यहां पर V कांस्टेंट है, और यहां पर
V and I बोथ कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ना चाहिए हमें, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। अ फिगर शोज 3 आइडेंटिकल बल्ब ए वी सी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है, when the switch S is closed, discuss the change in illumination of the 3 bulb and the power dissipated in the circuit। अच्छा, तो हम देखेंगे कि पहले यहां पर पहले पावर क्या थी, स्विच एस क्लोज कर दिया तब पावर क्या थी। ठीक है, और हम इन तीनों बल्ब का इल्यूमिनेशन और पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं साइड हो जाता हूं, आराम से दिमाग लगा लो। एक काम करो, मैं आपको हिंट देता हूं, उसके बाद फिर मैं साइड होता हूं। देखो, पहले आप क्या करोगे, यहां से इसका निकाल लो, करंट निकाल लिया। अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस आर मान लो, सिंपल करंट निकाल लिया। यहां देखो कि क्या पावर है। ठीक है, अब तीनों आइडेंटिकल बल्ब में आई करंट जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा, कोई एक बल्ब की पावर पी हो जाएगी। ठीक है, और हमने जैसी सर्किट जो स्विच एस क्लोज कर दिया, अब वो करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो करंट आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहां से उसे शॉर्ट रास्ता मिल गया, तो यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो एनर्जी पहले 3 में जा रही थी अब इन दोनों में जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें नई जो इल्यूमिनेशन होगी, नई पावर होगी, वो क्या होगी, ठीक है, वो निकाल ली है। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक, एंड जस्ट लेट मी नो कि आंसर क्या है। मैं ऑब्वियसली करूंगा, बट देखो बेटा, अगर मैं साइड हो रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे बच्चे खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग इनटू साइड एंड सो लेट्स सी। ठीक है, ईमानदारी से आराम से अप्लाई करना है इसको। कर लिया? देखो, अब हमारे पास क्या दिखा रहा है, आइडेंटिकल बल्ब है। ये चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब ये तीनों बल्ब एक जैसे हैं। जब तीनों बल्ब एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा और एस स्विच ओपन है, तो अगर ये वोल्टेज V है तो तीनों क्या करेंगे, V/3 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 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा इनके। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर तो पावर क्या होगी एक बल्ब की, अगर ये V है, अगर मान लो यहां पर मैं V सोर्स बैटरी लगा रहा हूं, तो यहां होगा V/3 इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V/3, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V/3, मिलके क्या हो जाएगा, V/3 प्लस V/3 प्लस V/3 इक्वल टू V। सीरीज का हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज एडेड अप, वही हम कर रहे हैं। तो यहां पर एक बल्ब की पावर क्या होगी, पावर ऑफ ए, या मान लो पावर ऑफ बी, या मान लो पावर ऑफ सी, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट भी सेम जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगी, V² अपॉन आर। V क्या है, V/3 अपॉन आर। तो ये हो गया तेरा बेटा V² अपॉन 9R। इसको मान लो हम पावर P। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब बताना है कि जब S क्लोज कर दिया तब बताना है कि नया इल्यूमिनेशन क्या होगा। तो पहले अगर ये पावर है तो इल्यूमिनेशन इस हिसाब से डिसाइड होगा। अगर मैंने S को क्लोज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, S को क्लोज कर दिया, स्विच S इज क्लोज्ड, अब क्या होगा, ये जब S स्विच क्लोज हो गया तो अब यहां पर ये वाला करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट सीधा ऐसा लौट कर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था V पोटेंशियल डिफरेंस था, वो V डिवाइड हो जाएगा V/2 प्लस V/2, इसी में डिवाइड होगा। चलो मैं आपको एक नया दिखा देता हूं। यहां देखो बेटा, यहां देख बच्चे, देख बेटा, एक मिनट देख, हाँ ये देख, तो जो हमारा था वो किस में डिवाइड हो जाएगा, V/2 में। लेट्स वॉच दिस। अब ये वाला तो हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया है, तो ये आर्म तो यूजलेस हो गई भाई। अब करंट हमारा सीधा जाएगा, ऐसे आएगा। अब क्या होगा यहां पर, लेट्स वॉच। सो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा V/2 में
और यहां भी कितना V/2 में, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नए पावर क्या होगी, P डैश A इक्वल्स टू P डैश B क्या होगी, V²/R, यही है। V क्या होगा, V/2 का स्क्वायर अपॉन R, रेजिस्टेंस तो सेम ही है, तो हो जाएगा बेटा का V²/4R। अच्छा, पहले क्या था, पहले था आपका V²/9R, दूसरे अब क्या था V²/4R। तो नई पावर क्या हो गई, नई पावर दिखा लेते हैं। सो P डैश A अपॉन पी ए इक्वल्स टू V²/4R। ठीक है, और पीछे वाला जो पी ए है वो जाके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 9R/V²। फटाफट देखना, कुछ कटता हुआ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। V² R से R गया, ये बचा 9/4। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि जो हमारा P डैश A है वो क्या है, क्या है वो P डैश A 9/4 PA, या हम बोल सकते हैं P डैश इक्वल टू 9/4 P, क्योंकि A B C तीनों का तो पहले केस में बराबर है, दूसरे केस में A और B है, और क्या हो रहा है हमारा, दिस C काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट। अब डिसिपेटेड इन दी सर्किट का मतलब क्या हो गया कि पहले सर्किट में कितनी पावर जा रही थी और अब सर्किट में कितनी पावर जा रही है। चलो आराम से देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, इसी को कॉपी कर ले रहा हूं ना, मजा आ जाएगा, फिर तो बार बार ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो सर जी, इसी को ड्रॉ कर, कोई परेशानी नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं स्लाइड को और मिटा देंगे। बहुत बढ़िया सर। चलो देखो, पहले पावर क्या थी, पावर इनिशियल पावर डिसिपेटेड क्या थी, PID, इनिशियल पावर डिसिपेटेड कितनी थी, पहले का P प्लस दूसरे का PA प्लस PV प्लस PC, तीनों को अगर P मान लो तो ये हो गया 3P, क्योंकि यही था, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर इक्वल थी, कितनी थी V²/9R। अगर इसको मैं P मान लेता हूं, अब फाइनल पावर डिसिपेटेड क्या थी, फाइनल पावर डिसिपेटेड क्या है, नई जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, P डैश A प्लस P डैश B। अब ये क्या आ रही है, अब ये रे V²/4R प्लस V²/4R मतलब V²/2R, यही आ रही है, पक्का। ठीक है, पहली पावर 3P थी और नई पावर क्या आ रही है, PF, ये आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में रिलेशन निकाल लो कि भाई पहले पावर ये थी और अगली वाली हमारी पावर ये वाली है। ठीक है, चलो आप रेशियो भी निकाल सकते हो इनिशियल और फाइनल का, फटाफट रेशियो निकाल लो। चलो इसमें कोई वैसे कोई ऐसे है नहीं, आप चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो। तो PFD फाइनल डिसिपेटेड और इनिशियल पावर डिसिपेटेड क्या हो गया, V²/2R, और ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, ये आ गया 3P, तो ये बेटा आ गया 9R/3V²। ठीक है, आप देख लो फटाफट, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई इनिशियल और फाइनल इसका इतना आंसर है। ठीक है, तो आप इसको देख लो, कुछ कटता हुआ दिख रहा है, वैसे वैसे सर दिख तो रहा है कटता हुआ। ठीक है, R से R गया, V² से V² गया, कितना हो गया 9/6, इस हिसाब से आराम से निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा ये सिंपल, क्या आ जाएगा कि फाइनल पावर डिसिपेटेड इक्वल्स टू 3/2 इनिशियल पावर डिसिपेटेड। ऐसे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। आगे बढ़े, चलो इसको देखते हैं। टू बल्ब्स आर मार्क्ड 100 watt, 220 volt and 40 watt, 220 volt which has higher resistance. Also calculate the maximum current that can flow through each bulb. हाँ जी, चलो
आराम से दिमाग लगाओ। हालांकि इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा ना यहां पे, रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मार्क्ड वोल्टेज। जो मार्क्ड वोल्टेज होती है उस पे रेजिस्टेंस निकलता है, नॉट एक्चुअल वोल्टेज। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो तो फटाफट इनका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ और फिर बताओ कि कितना करंट फ्लो कर सकता है इनके अक्रॉस, ठीक है। मैं पहले की तरह फिर साइड हो जाऊंगा एंड आई जेन्युइनली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। कर लिया? चलो अब नोट करो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बल्ब हैं। चलो एक बल्ब यहां मान लेते हैं और एक बल्ब यहां मान लेते हैं। मैं ऐसे सॉल्व करता हूं। पहला बल्ब क्या है, 100 वॉट 220 वोल्ट। अब हमें पता है क्या, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि V दिया गया है इसलिए मैंने V वाला फॉर्मूला लगाया है। I है, I के हिसाब से भी लगा सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। V दिया गया, मैंने V का फॉर्मूला लगा लिया। क्या हो गया, अब यहां पर हमारा रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां पर R1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P1। ये आ जाएगा, V क्या है 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर कर दो और पावर क्या है 100, सॉरी इसका पावर क्या है पहले वाले का 100 वॉट। तो ये आपका 4840 अपॉन 100 रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना 484 ओम। ये आ गया। चलो अब क्या है, R2 निकालना है हमें। जब हमें R2 निकालना है तो R2 क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। V क्या है, इसका भी है 220 जो मार्क वोल्टेज है, 220 स्क्वायर अपॉन क्या P2 क्या है 40। तो 48400 अपॉन 40, ये तो जीरो गया, तो ये हो जाएगा 1210 ओम, ठीक है। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आ जाएगा यहां तक, कोई नहीं, तो दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। अब वो पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट फ्लो कैन फ्लो थ्रू ईच बल्ब, ठीक है। अब हम इसका कैसे करेंगे, ऐसे तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। बस मैंने स्लाइड कॉपी करी और अब वो सेम लॉजिक लगा दिया। वैसे स्लाइड कॉपी करने के बड़े फायदे होते हैं ना, बार बार क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, सब कुछ आराम से हो जाता है। पर कोई नहीं सर, आप कर सकते हो, पर हमारे पास तो रजिस्टर और पेन होता है तो हम पूरा कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सबके साथ होता है, बच्चे हम भी बच्चे तो हमारे साथ हम यही होता है। अगर मान लो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना तो हमें चीज़ फिर से ड्रॉ करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ये जो कॉपी का प्रिविलेज है ना, ये कभी कभी मिलता है। देखो अब पूछ रहा है क्या कि मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो। तो जब मैक्सिमम करंट दैट कैन, तो हमें पता है कि आप P इक्वल्स टू वी आई। भाई जब ये टेस्टिंग हो रही थी बल्ब की तो उसने बताया था इतना पावर और इतने वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। इतने वोल्टेज, इतना मतलब इसका मतलब मैक्सिमम करंट इतना फ्लो करेगा, कुछ करना ही नहीं है। जब रेटिंग हो रही थी तो रेटिंग में उसने पावर और वोल्टेज बताया था कि भाई इतने वोल्टेज पे इतना पावर है, इसका मतलब मैक्सिमम करंट की लिमिट कितनी है, इतनी है, इससे ज्यादा होगा तो बल्ब चल बसेगा। राम राम सत्य है। तो आई क्या हो गया P अपॉन V, I1 P1 V1, I2 क्या हो गया P2 V2, ठीक है। पावर पहले का क्या है 100, क्या है 220, I1 निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। I2 क्या है, P2 क्या है 40, वोल्टेज क्या है 220, हालांकि इसका आएगा 0.4545 एम्पियर, इसका I2 आएगा 0.1818 एम्पियर, ठीक है। हालांकि हो सकता है मेरे से गलती भी हो सकती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि जब सर ने कर दिया तो बेस्ट ही होगा, नहीं, कई बार सर से भी गलती हो जाती है, मेरे से हो जाती है, मेरे को क्लासरूम में गलती हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बताता नहीं सर देखो आपने गलत लिख दिया है, ठीक है, होता है, मेरे से भी होता है। जैसे मान लो मेरा सर्कुलर का पहला लेक्चर आया तो एक जगह में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना भूल गया था, उसमें बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे सर
देखो सर आपने जी मिस कर दिया, देन इन द नेक्स्ट सेशन में बोला हाँ मैंने वहां पे जी मिस कर दिया था। तो ये नहीं है कि सर ने लिखा है वही आंसर होगा, नहीं, खुद का दिमाग भी लगाना है। सर भी इंसान है, सर से गलती हो सकती है। मैं जब कॉलेज में था तो इनफैक्ट हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। कहती कि उन्होंने बोला था हमें कि बेटा तुम्हारे लिए हम टीचर हैं, तुम्हारे लिए हम प्रोफेसर हैं, अपने लिए हम स्टूडेंट ही हैं। और ये बहुत बड़ी बात कही थी हमारे सर ने कि कोई भी इंसान जितना पढ़ता है ना, जितना पढ़ता है उतना उसको पता लगता है कि उसको क्या क्या नहीं पता। ठीक है, तो आप जितना पढ़ोगे ना आप उतना, दैट मेक्स यू हम्बल। एंड दिस इज द लाइक ब्यूटी ऑफ नॉलेज कि दैट मेक्स यू हम्बल। एक संस्कृत का श्लोक है, मुझे पूरा श्लोक नहीं पता पर मुझे श्लोक की एक लाइन पता है जिसमें लिखा होता है विद्या ददाति विनयम, कि जितना ज्ञान होता है आदमी उतना विनम्र होता है। ऐसा होता है हमेशा, हमेशा देखना। और जो लोग होते हैं ना कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, आई कैन सॉल्व दिस, ओह माय गॉड आई एम सो, ऐसे करके लिटरली दे हैव इंफॉर्मेशन, आई डू नॉट कंसिडर इट एज नॉलेज। पर कोई नहीं, टेंशन मत लो, तुम करो सॉल्व। कुछ दिक्कत है, हम बैठे ना टेलीग्राम लाइव पे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कठिनाई हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, दुविधा हो, शंका हो, समस्या हो, दिक्कत हो, डाउट हो, संकट हो, इशू हो, हम बैठे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरी पीडब्ल्यू की टीम बैठी हुई है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है पूरी पीडब्ल्यू की टीम बैठी हुई है। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पिक करते हैं। A heater coil connected across a given potential difference has a power P. Now the coil is cut into two equal halves and joined in parallel across the same potential difference. The combination has the power. पहले कोई कॉइल थी, अगर मान लो ये कॉइल थी, ठीक है, इसकी लेंथ थी पहले L। अब मैंने क्या किया, इसको कट करके L/2 यहां पर और L/2 यहां पर अब कर दिया है और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, V सेम है। अब मुझे बताना है कि नया जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, एज यूजुअल मैं साइड हो जाता हूं एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू हो जस्ट ट्राई। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं सारे बच्चों से कि हमारे बच्चे खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया। चलो देखो बच्चों, पहले हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, बिल्कुल पता है सर। अब देखो जो हमारे पास कॉइल है, हमने क्या किया, उसको 20 से काट दिया, मतलब अब जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, R/2। R/2 हो गया क्योंकि लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया। अब हमारे पास R/2 के पैरेलल में है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/4। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो दोनों इक्विवेलेंट उनका हाफ हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। तो पहले जो रेजिस्टेंस, पहले जो हमारे पास पावर थी वो क्या थी, पावर इक्वल्स टू V²/R। ये इनिशियली थी, क्या थी, इनिशियली थी। फाइनल देखो फटाफट, फाइनल क्या है, PF। चलो इसको PI बोल देते हैं, इसको PF बोल देते हैं। अब कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब हो गया कि भाई हमने सेल या बैटरी चेंज नहीं की है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है जितना इनिशियल टाइम पे था, तो V तो सेम रहेगा, P इक्वल टू V²। अब नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, R/4। तो PF विल बी 4 टाइम्स V²/R, और V²/PI है, सो PF विल बी 4 टाइम्स PI। ये आ गया, कौन सा आंसर सही है, 4P। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, कॉमन सेंस है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हाँ जी, अ हीटर बॉइल्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन 15 मिनट्स, अनदर हीटर बॉइल्स द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, अब देखो, द टाइम टेकन टू बॉइल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन बोथ आर यूज्ड इन पैरेलल। हाँ जी, हमारे पास क्या है, एक हीटर है, ठीक है वो हीटर एक पार्टिकुलर
अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो 1 kg 2 kg एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको हीट अप करता है कितना, 15 मिनट में, ठीक है। ये मान लो H1 है, ये H1 हीटर है, ये करता है 15 मिनट्स में, ठीक है। दूसरा है हमारे पास H2 हीटर, H2 हीटर बॉईल करता है, सिंपल हीटअप करता है 10 मिनट्स में। अब हमने क्या किया है, दोनों को पैरेलल में यूज किया है, ठीक है। ये H1 हीटर है, यहां लगाया हमने, ये H2 हीटर है, यहां लगाया हमने। अब हमें बताना है कि न्यू टाइम कितना होगा अगर हम क्या करें, सेम अमाउंट ऑफ पानी को हमें गर्म करना है, ठीक है। यहां कुछ रेजिस्टेंस से लेना देना ऐसा कुछ है, लगाओ दिमाग, और फिर भी कोई टेंशन होती है तो फटाफट दिमाग लगाना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, करा, चलो आगे देखो। यहां पे अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिचुएशन को देखते हैं। मान लो हमारे पास हीटर है H1, H1 हीटर का रेजिस्टेंस है R1 और H2 हीटर का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। और दोनों की पावर क्या अलग अलग ही होगी, सिंपल, क्यों, क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट टाइम में हीट अप कर रहे हैं, तो दोनों की पावर भी अलग अलग होगी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। इस बेसिस पर हमने रिकॉर्ड ये लॉजिक लगाया। अब यहां पर एक चीज देखो, हमें क्या पता है, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू V²/RT। अब पूछोगे सर हमने ये कैसे लगाया, हम दूसरा फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। ध्यान से देखो, कुछ नहीं गिवन नहीं है, तो अब इसमें करंट का करोगे तो आप करंट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट हमें से सोर्स सेम है, तो हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि ठीक है भाई सब कुछ सेम है, और हमने दोनों को पैरेलल में यूज करके और सेम सोर्स से लगा दिया। अब देखो बच्चे, तो यहां पर बेटा हम ये क्या करेंगे कि जो हमारा हीटर H1 है, ये इसका रेजिस्टेंस R1 है और ये 15 मिनट में हीटअप करता है। दूसरा हीटर H2 है जिसका रेजिस्टेंस R2 है और ये 10 मिनट्स में हीटअप करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। तो हमें पता है कि H1 क्या है, V²/R1 इंटू T1। चलो फटाफट निकल ले लो, V², मान लो कोई V वैल्यू है, ठीक है, हमें नहीं पता, बट क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू। R1 ये रहा, टाइम क्या है 15 मिनट्स, ठीक है। H2 क्या है सर, आपका H2 है V²/R2। ये H1 तब है 15 मिनट तब लगाता है जब H1 हीटर अकेला यूज कर रहा है, ठीक है। H2 10 मिनट तब लगाता है कि जब सिर्फ वो अकेला उपयोग में है, यूज में है। अब दोनों को हमने पैरेलल लगा दिया, बस देखो यहां पर, तो T2 क्या आ गया, V²/R2 और टाइम क्या है 10 मिनट, यही है हमारे पास, और तो कोई टेंशन नहीं है। बस 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 बस, अब दोनों ये क्या है, हीट इक्वल हैं भाई, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं ना, तो H1 इक्वल्स टू H2, आप क्या करोगे, V²/R1 इंटू 15 इक्वल्स टू V²/R2 इंटू 10। कुछ कटता हुआ दिखा, बिल्कुल सर, V² कटता हुआ दिखा, तो नया हमारे पास क्या आया, हमारे पास नया आया कि सर 15/R1, ठीक है, इक्वल्स टू 10/R2, ये आया, वेरी गुड। फटाफट देखो यहां से, अब आप R1 R2 की वैल्यू निकाल लो, सो 15 ऊपर 10 ये वाला नीचे आ जाएगा, R1 ऊपर पहुंच जाएगा, R1/R2, तो R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/10 मीन्स 3/2। सो हमारे पास R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का नहीं, आगे बढ़े, ग्रेट। अब हमने क्या किया, दोनों को यूज किया पैरेलल में, किसमें यूज किया, पैरेलल में, ठीक है। अब पैरेलल में उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जाएगी क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो जब हमने इसको पैरेलल में यूज किया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लो, चलो ये जो है हमारा, ये हीटर H1 है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, हीटर H2 है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और हमने ये यूज कर लिया, ठीक है। दोनों ने मिलके H हीट दे दी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू V²/R इक्विवेलेंट
इंटू टाइम इक्विवेलेंट। कोई दोनों का इफेक्टिव टाइम आएगा, दोनों एक साथ करेंगे तो कोई तो इक्विवेलेंट टाइम आएगा, वही हमसे जानना चाह रहा है। अब एक बात बताना बेटा, यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आएगा दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये वैल्यू उठा के मैं यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये आ गई हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू टी इक्विवेलेंट अपॉन ये क्या था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही था ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, सो हीट प्रोड्यूस्ड क्या आ जाएगी? हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी आपकी, ये रहा बेटा R1 प्लस R2, ठीक है, अपॉन R1 R2 इंटू V स्क्वायर इंटू टी इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। सिंपल है। हीट प्रोड्यूस्ड हमारी क्या थी? कहीं से भी हीट निकाल लो, आप ये वाला हीट यूज कर लो, क्योंकि तीनों हीट इक्वल ही है, क्योंकि हमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर हीट अप करना है। तो चलो हम कौन सा करें, H1 ले लें, H1 ले लो, क्या टेंशन है। तो H1 की जगह आप लिख सकते हो ना V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 15, ये लिख लिया। ये क्या हो गया आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू वी स्क्वायर इंटू टाइम इक्विवेलेंट, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, हमने करा क्या है, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली हमने यहां पे यूज करी है, ठीक है, क्योंकि हीट इक्वल है, चाहे एक हीटर से कर लो या दूसरे हीटर से कर लो या दोनों मिला के एक साथ कर लो, हमें तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को करना है, तो हीट भी चाहिए सेम। यहां से कुछ कटता हुआ दिख रहा है, यस सर, वी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, वेरी गुड। तो इधर क्या बच गया फटाफट बच्चों, और कुछ कटता दिख रहा है सर, R1 भी कटता दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहां कितना बचा, 15 बच गया, और ये R2 R1 ये कट जाएगा, सो R2 ये हो जाएगा आपका R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R2 1 इंटू टी इक्विवेलेंट। R1 R2 का रेशियो क्या है? R1 R2 का रेशियो सर अभी हमने देखा 3/2, सो 15 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1 इंटू टी इक्विवेलेंट। इसको आप अगर सॉल्व करोगे बेटा तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2 1.5 प्लस 1, तो आ जाएगा 15 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू टी इक्विवेलेंट। सो टी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 6 मिनट। ये जिसको ये समझने बता रहा हूं, 3/2 को मैंने क्या करा है, 1.5 प्लस 1 2.5 हो गया ना बेटा, ये लिख देना। हालांकि आप समझदार बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि नन्हे मुन्ने बालक को कर समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव अ करंट आई पासेस थ्रू अ मेटल वायर ऑफ लेंथ आई, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर एंड कंडक्टिविटी रो, द रेट ऑफ हीट जनरेशन इज, भाई साहब कुछ है ही नहीं इसमें, ये है, इसमें से करंट पास कर रहा है आई, ठीक है, इसकी लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शन है आर, ठीक है, और रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है रो। कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी, ठीक है, या रजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, आप ऐसे कर लो। तो फटाफट मेरे को बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा और आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? हाँ, पर इसका रिप्लाई करना है भाई, ऐसे नहीं है कि बिना रिप्लाई के हमारा काम चले, नहीं भाई, इसको रिप्लाई करना है, ठीक है। पहले खुद ट्राई करना है, नहीं तो फिर इसका टेलीग्राम पे आंसर आ ही जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको उसकी जरूरत ना पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर हमारा बच्चा बिना किसी हेल्प के खुद ही सॉल्व करे तो हमें पता है भाई ये NSE-JS में फोड़ के आएगा, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में धीरे धीरे आ रहे हो कि पहले शुरुआत में सबको दिक्कत हो, इवन मुझे भी दिक्कत होती है, जब मैं अपने टाइम पे ये सब एग्जाम में अपीयर हो तो सबको दिक्कत होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो रही है इशू, नॉट एन इशू, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, अगर सही कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करो, क्या आंसर आता है जस्ट लेट मी नो इन दी
कमेंट सेक्शन। आगे बढ़े, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ने से पहले आई विल टेक अ लिटिल 1 मिनट का ब्रेक, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव अहेड। हाँ जी, चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ जी, आपने सेल तो सुना ही होगा, है ना, सेल, बैटरी और ये सारी चीज। आज हम बेसिकली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखने से तो लगता है कि जो सेल है वो हमारा क्या है, एक मतलब केमिस्ट्री का टॉपिक है, समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली इस चीज को हम फिजिक्स की नजर से देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट अ सेल। हमने क्या देखा है कि हम सेल करते हैं, सेल किसी डिवाइस में लगाते हैं और सेल हमें बदले में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है, यही करते हैं, ग्रेट। नाउ लिसन केयरफुली। तो अब तक जो हम सेल देखते आए, हमारा उसका सेल का उद्देश्य क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स क्या, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही तो हम देखते आए हैं। खैर इस चीज को हम थोड़ा सा फिजिक्स की नजर से देखते हैं। देखो बेटा, मान लो हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक एक वेसल है, उस वेसल में हमने भर रखा है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो आप, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका सॉल्यूशन हमें कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके का सॉल्ट जो कैटायन एनायन में ब्रेक हो चुका है, इसमें हमने पानी डाला हुआ है एंड द आयंस कैन फ्लो। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, अल्ट्रा सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें डाली कुछ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये देखो, यहां हमने लगाया कुछ लोड, कोई रेजिस्टेंस, टीवी वीवी बल्ब या कुछ, यहां लगाया लोड, नॉट रोड, लोड लगाया, और यहां लगाया हमने एमीटर, और यहां एक दूसरी इलेक्ट्रोड लगा दी। अब देखो बच्चे, होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में कुछ नेगेटिव आइंस होंगे, बिल्कुल होंगे सर, नेगेटिव आइंस रहे, ये लो सर नेगेटिव आइंस, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आइंस भी होंगे सर, कैटाइंस भी होंगे, ये लो सर कैटाइंस हो गए। अब क्या होगा, एक तरफ कैटाइन फ्लो करेगा, एक तरफ एनाइन, तो जिस तरफ, है ना, हमारे कैटाइन फ्लो करेंगे, मान लो कैटाइन यहां फ्लो करवा दे रहा हूं, तो ये हो गई हमारी कैथोड, ठीक है। जिस साइड एनाइन फ्लो कर रहे हैं हमारे, जिस साइड ये एनाइन फ्लो कर रहे हैं, हमने इसको बोला दिया, ये रही हमारी एनोड, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, लोड हमारा चलेगा। नाउ लिसन केयरफुली, यहां पर कैटाइन एक तरफ जाएंगे कैथोड की तरफ, एनाइन एक तरफ जाएंगे एनोड की तरफ, और ये पूरा हमारा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। यहां पे एक चीज देखो, ठीक है, यहां पर जो हमारा सेल है, सेल नीदर क्रिएट्स द चार्ज, क्रिएट्स नॉर destroys the charge, but maintains the flow of charges by supplying the energy needed for the organized flow। चार्जेस को प्रॉपर हमारे उस सर्किट में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज फ्लो के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, हमारा सेल वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। हालांकि सेल कोई भी चार्ज ना तो प्रोड्यूस करता है, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं,
तो एक चीज देखते हैं, मान लो हमने ये सब हटा दिया, ये सब हटा दिया और यहां हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, अब जब हमने वोल्टमीटर लगा दिया तो हम देखेंगे कि भाई इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा इन इलेक्ट्रोड्स के आसपास, और जब हम करंट फ्लो करवा देंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा इन इलेक्ट्रोड के आसपास। इसके बारे में हम जानकारी अभी इकट्ठा करेंगे। परंतु एक चीज देखो, जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट एस्टेब्लिश हो चुका है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसमें कुछ हिंड्रेंस पैदा होगी, कुछ रुकावट पैदा होगी। जैसा हम देखते हैं करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है ना, द पोजीशन एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, जब किसी सर्किट में जा रहा है, किसी कंडक्टर में जा रहा है तो यहां भी होगा। खैर, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी हम बात करने वाले हैं। बट फिलहाल देखते हैं जो हमारे जो सेल है, ठीक है। अब सेल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी जो कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी, कैन बी रिचार्ज्ड, है ना। जैसे मान लो ये हमारे पेंसिल सेल्स होते हैं, जो हम क्या कहते हैं, वॉल माउंटेड वॉच में यूज करते हैं, है ना, रिमोट्स में यूज करते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली यूज एंड थ्रो वाले ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी की बात करें, मोबाइल फोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये क्या होते हैं, ये रिचार्जेबल होते हैं। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं, देखो बेटा अब क्या है, एक चीज यहां पे देखो, एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैं आपको पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये है हमारा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाली हुई हैं, ये इलेक्ट्रोड्स डाली हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, ऐसे बहुत सारी ये भरे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर मैं यहां पर सिंपल अगर वोल्टमीटर लगा के देखूं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमें शो होगा। तो जब यहां पर क्या हो रहा है, हमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस होगा, हम उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले मैं इसकी भी बात करता हूं, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स of a cell when no current is being drawn from it। जब उसमें से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल होगा, हम उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूं बेटा। जैसे मान लो यहां पर कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये एमीटर है हमारा, और यहां पर कोई मैं सेल बना देता हूं, ये लो। तो होगा क्या, ये यहां से कोई करंट जा रहा है, लौट के करंट आ रहा है, ठीक। तो एक यूनिट चार्ज को थ्रू आउट दी सर्किट घुमाने में, इंक्लूडिंग दी सेल के अपने अंदर से भी, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। मैं इसको भी लिख देता हूं बच्चे, ठीक है।
इसको लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to move unit positive charge once throughout the circuit including cell is called EMF ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल का EMF बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब करंट फ्लो नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम उसको बोलेंगे सिंपली क्या, कि हमारा EMF है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो हमारा सेल है, अब EMF क्या, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, तो EMF की भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, सिंपल है ना। अब देखो बच्चे आगे, यहां पर बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, देख बेटा, यहां पे फिर से मैं आपको एक सेल ड्रॉ कर देता हूं। ये है हमारी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स है हमारी, ठीक, यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, ठीक है, कैटाइन एनाइन एंड कैटाइन एनाइन एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस d है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो a है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब चार्ज यहां पे फ्लो करेगा, जब ये चार्ज कैटाइन्स एनाइंस यहां पे फ्लो करेंगे तो क्या होगा, कोई अपोजिशन होगा, कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, कोई ना कोई अपोजिशन होगा। मतलब जितनी ईज के साथ, जितनी आसानी के साथ चार्ज हमारा, जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो कर सकते थे, अब उतना नहीं कर पाएंगे, सिंपल। तो उसमें होगा, सेल के अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, बाहर वाला रेजिस्टेंस तो है ही है। मैं यहां पर बता दूं, मान लो ये बाहर वाला कुछ रेजिस्टेंस तो है ही है, पर यहां हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस की। मैं यहां पर एक, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, ये लो बच्चे, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करूंगा, द अपोजिशन experienced by the flowing charge inside the cell। ठीक है, वो क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की भी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। ठीक है, नेचर तो सेम ही है। अब देखो बेटा, यहां पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब स्मॉल आर। ठीक है, अब जो बाहर का रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था सर्किट को, हम उसको कैपिटल आर से डिनोट करते थे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर वाला है, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। सो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किसका, पहला डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, कि किस डेप्थ तक ये इलेक्ट्रोड्स हमारी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबमर्ज्ड हैं। सो डेप्थ ऑफ
इलेक्ट्रोड्स की कितनी डेप्थ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबमर्ज्ड, डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड्स सबमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, और किस पे डिपेंड करता है? फोर्थ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और पांचवा डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, उससे पहले तो हम फिर, हाँ जी, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं एक सर्किट। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये उसका ईएमएफ है, और ईएमएफ कब है? जब हमारा करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो सेल के अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके बाहर एक छोटा सा रेजिस्टेंस शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू हियर। पहले मैंने ये सर्किट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक डॉट डॉट से कवर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये लो, ये मैंने डॉट डॉट से कवर कर दिया, इसको डॉट बंद कर दिया। इसका मतलब हम सेल की बात कर रहे हैं, और सेल के अंदर क्या है, ई इसका ईएमएफ है और आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके अक्रॉस होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा इसके अक्रॉस? एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो सर, इसमें इसमें क्या अंतर है? ये जो ई है, ई कब है? व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन, व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। इस सेल में से इसको हटा दो, इसको पूरे को हटा दो, उस टाइम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ होगा। ठीक है, और जब करंट ड्रॉ करेंगे तब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पी होगा। तो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब क्या होगा यहां पर, देख बच्चे, जब ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उतना पोटेंशियल शो नहीं होगा जितना कि हो सकता था, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अब यहां पर जो इसका ईएमएफ होगा, और अगर मान लो इस सर्किट में से करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो यहां से भी करंट आई ही जाएगा। ठीक है, और वो आई कहां से जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा। तो ई में से आई आर, हम ओम अंकल क्या बता गए? तो ओम अंकल ये बता के गए थे ना, है ना, कि करंट को जब इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट को जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहां करंट हमारा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, तो क्या होगा यहां पर कुछ भी कम हो जाएगा। तो जितना उसको देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा, कुछ अमाउंट इतना कम हो जाएगा, जो बचेगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कब? जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या? जब करंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां देखो, अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है करंट ड्रॉ करने के बाद, तो मैं क्या करूंगा, वहीं पे तो ओम्स लॉ लगाऊंगा। मैं कहूंगा देखो सर, इतना हमें मिल रहा है, इतना हमारा करंट है, इतना बाहर का रेजिस्टेंस है, ये तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू ई माइन। अब देखो यहां मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं, क्योंकि करंट ड्रॉ करने के बाद इतना आएगा ना, करंट जब यहां से फ्लो करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये और ये पैरेलल में है। ठीक है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट ड्रॉ करने के बाद, करंट ड्रॉ करने के बाद इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो आई आर वैसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, सिंपल लॉजिक लगा लो।
अब दोनों को क्या कर सकते हो आप, रीअरेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो यहां पर आपका आ जाएगा इंटरनल, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो आई आर आ जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है, ये कर लो। यहां से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का ई माइनस आई आर अपॉन आई। ठीक, आर इक्वल्स टू ई अपॉन आई माइनस आर, यही हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं आर कॉमन ले लूं, बाहर वाला रेजिस्टेंस आर कॉमन ले लिया, तो यहां तो आर है नहीं, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस आर कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि आई आर क्या है हमारा, वी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ई अपॉन वी माइनस 1, या इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर ई माइनस वी अपॉन वी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की टर्म में आप ऐसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पक्का? चलो, अब यहां तक कोई इशू नहीं है, तो हमारे पास मेन इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास मेन इक्वेशन ये आ गई। अब इसके सेवरल केसेस देख लेते हैं। पहला केस हमारे पास, फिर मैं मेन इक्वेशन लिख रहा हूं, हमारे पास मेन इक्वेशन है v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, यूनिट भी लिख देता हूं। ये है हमारा ओम में, ये एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, और ये भी वोल्ट में है। ठीक है, अब v कब है, जब करंट ड्रॉन, मतलब करंट आ रहा है, ये करंट नॉट ड्रॉन, जब सर्किट से कोई करंट नहीं जा रहा है, आई नॉट ड्रॉन। ठीक है, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट ड्रॉन, और ये क्या है, करंट नॉट ड्रॉन तब का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा, जब सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज इन सर्किट, उस टाइम पे क्या होगा, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी सिचुएशन जहां पर, अब यहां पर करंट फ्लोज इन सर्किट का मतलब हो गया कि सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। कब, सेल को क्या, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड या यूज्ड, सेल को जब हम यूज कर रहे हैं। अगर मान लो सेल इज बीइंग चार्ज्ड, क्या, सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तो चार्ज कब होता है, चार्ज होता है जब बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस अंदर से ज्यादा हो, तभी तो होगा हमारा, है ना। अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तभी तो करंट फ्लो करेगा उसमें, नहीं तो अंदर से बाहर कर जाएगा। करंट कहां फ्लो करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर हमें सेल को चार्ज करना है तो बाहर वाले को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी अंदर जाएगा हमारा। तो ध्यान से देखो, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ठीक है, ध्यान रखना, ये नोट दी प्लस साइन। ठीक है, और अगर ओपन सेल है, कैसा सेल है ना, आइडियल सेल मान लो इसको, आइडियल सेल मान लो, या मान लो कि भाई आई हमारा 0 है, कुछ हो ही नहीं रहा है, उस टाइम पे v इक्वल्स टू ई माइनस 0, वी इक्वल्स टू ई। इसका मतलब जब हमारा करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक कोई कठिनाई, परेशानी, प्रॉब्लम, मुसीबत, दुविधा, शंका, समस्या, दिक्कत, डाउट, संकट, इशू नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है,
तो हमने देखा था कि जैसे हमने रेजिस्टेंस किए थे, रजिस्टर्स किए थे, उसमें हमने देखा था कि रजिस्टर्स को हमने क्या किया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया था। सिमिलरली यहां पर भी हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। पहले हम देखते हैं कि सीरीज में क्या है, फिर पैरेलल में क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली विल प्रोसीड हेड। ठीक है, तो जो हमारे सेल्स हैं, सेल हैं, वो हम सेल को किस में करेंगे, सीरीज में और फिर पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम करते हैं अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखो बच्चे, यहां पे क्या है, मान लो ये एंड सो ऑन अप टू, मान लो ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है, और ये EN है, RN है। ऐसे करके सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब सेल सीरीज में लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो सब में सेम करंट आएगा, इजंट इट। ठीक है, अब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो R1 है वो E1 का है, E1 पहले सेल का EMF है, E2 दूसरे सेल का EMF है, E3 तीसरे सेल का EMF है, और EN nth सेल का EMF है, इजंट इट, वेरी सिंपल। अब देखो, तो जो हमारा E इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसे करके EN-1 प्लस EN, ऐसे ही होगा। अब सेम करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस आर सिंपली एडेड अप, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, अब आर कौन सा लिख रहा हूं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला लिख रहा हूं, ध्यान देना। सो वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर करके प्लस RN-1 प्लस RN, यही होगा। तो जो हमारा, अगर मान लो मैं यहां पर कोई ये लगा देता हूं, मान लो यहां पर कोई मैंने लोड R लगा दिया, सिंपल ये एमीटर लगा दिया, ऐसे मान लो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर V क्या होगा, VAB क्या होगा हमारा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, यही होगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम यहां एज्यूम करेंगे कि इन सब की जगह एक ऐसा सेल लगा हुआ है जो उसका उतना ही EMF और उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहां E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो कितना करंट फ्लो होगा, क्या हो जाएगा यहां पर, I हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, प्लस लोड हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, लेट्स लुक इनटू दिस। मान लो कि हमारा एक सेल तो ये लगा हुआ है E1 स्मॉल r1, दूसरा इसके अपोजिट लगा हुआ है E2 स्मॉल r2। अब ये रॉन्गली कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये रॉन्गली कनेक्टेड है तो हमारा E इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 माइनस E2, सिंपल सी बात है। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है। क्या पॉइंट है ये, कि भले ही सेल्स करेक्ट, जब करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो फील कर रहा है, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस एड अप होगा, रेजिस्टेंस का भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो हमारा V क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ये पॉइंट है, मैं यहां पर इस पर एरो मार देता हूं, ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, अगर मान लो सर ये तो 2 वाला केस था, अगर मान लो ऐसे बहुत सारे केस हो जाएं, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे सर, वहां पर एक हमारे पास तरीका है कि इफ वी हैव एन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, और क्या है, मान लो आइडेंटिकल सेल्स हैं, कैसे सेल्स हैं, आइडेंटिकल,
है ना, आउट ऑफ दोज एम आर रॉन्गली कनेक्टेड, कितना, एम आर रॉन्गली कनेक्टेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, ई जो होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, एक तो देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास ये है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास एन, रॉन्गली कनेक्टेड कितने हैं, एम, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ध्यान से, ईएमएफ ऑफ करेक्ट माइनस ईएमएफ ऑफ रॉन्ग, यही होगा। करेक्ट कितना होगा, ध्यान से सुनो, करेक्ट कितना होगा, एन माइनस एम, टोटल एन है उसमें से एम गलत है, तो सही कितने, एन माइनस एम, एन माइनस एम, और आइडेंटिकल है तो मान लो किसका, ईएमएफ ई मान लो, माइनस रॉन्ग कितना है, एम ई, अगर आपको एर ई इक्विवेलेंट आ जाएगा एन माइनस टू एम ई, मतलब अगर एक सेल गलत कनेक्ट हो गया, उल्टी पोलैरिटी के साथ हो गया, तो वो अपनी वैल्यू तो लेकर ही जाएगा, साथ में सही वाले की वैल्यू भी ले जाएगा, क्योंकि 10 माइनस टू एम है, रॉन्ग वाला डबल जाएगा। तो अगर मान लो 6 के 20 है, ठीक है, और एक गलत कनेक्ट हो गया, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं 19, तो नहीं 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 भाई, एक गलत कनेक्ट, एक का डबल क्या, दो, तो टोटल दो का इफेक्ट, मतलब सिर्फ 18 ही रहेंगे, ठीक है, दैट्स द केस। तो अगर एक सेल गलत कनेक्टेड है तो अपना तो ले ही जाएगा, अपनी वैल्यू का सही करेक्ट वाले में से भी ले जाएगा, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू कन्वे, ठीक है। इस पूरे केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो अभी भी कितना रहेगा, रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता ना नेगेटिव, तो आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, एन आर, चाहे गलत कनेक्ट करो चाहे सही कनेक्ट करो, करंट जाएगा तो भाई रेजिस्टेंस तो करेगा, रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा, ठीक है, दिस इज द केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लो हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा हमारे पास सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ऐसे करके चलते चलते यहां पर एक सेल आया है जिसका ईएमएफ EN है और इंटरनल रेजिस्टेंस RN है, एंड सो ऑन, दिस इज गोइंग ऑन, ठीक है। एक मिनट बच्चे, हियर वी गो, मैं इसको जरा डिलीट करके प्रॉपर डॉट 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 बना दूं, सो दैट मैं, हाँ जी, हाँ गुड, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो E1 E2 ऐसे करके EN तक पहुंच गए। अब देखो बेटा, यहां पर हमें पता है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहां पर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके प्लस 1/RN, ठीक है, यही होगा। अब बच्चे यहां पर मेन पॉइंट, तो अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, और यहां से कोई करंट आई ड्रॉ हो रहा है, यहां पर I1 है, यहां से ये करंट I2 कर रहा है, ऐसे करके ये IN ड्रॉ कर रहा है, तो टोटल मिलके I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे करके IN माइनस 1 प्लस IN, सिंपल हो जाएगा। तो वो वाला ये हम यहां पर ये जो करंट है उसको यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ऐसे करके
ई एन अपॉन आर एन। अब सर ये कैसे, आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई? सबका करंट का सम आई होगा तो आई वन को क्या लिखेंगे? ई अपॉन आर वन। आई टू को क्या लिखेंगे? हमें पता है ओम अंकल क्या कह के गए थे, ओम अंकल कह के गए थे आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यही कह के गए थे। सो आई वन क्या हो गया? ई अपॉन आर वन। आई टू क्या हो गया? ई टू अपॉन आर थ्री। ऐसे करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो नेट आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस ऐसे करके आई एन दिस। तो ये वाली इक्वेशन जाइए वो यहीं से आई है। ठीक है, हमें ये पता लग गया। अब देखो यहां पर, यहां आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है ना, ये मेन इक्वेशन है बच्चे। ठीक, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट विल बी दिस, क्योंकि ये पूरा पैरेलल का गेम है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मान लो हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, कैसे हैं? आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स। जब हमारे पास आइडेंटिकल सेल है उस केस में क्या होगा? ई आर, ई आर ऐसे, ई आर अप टू यहां तक, ई आर ये चलता जा रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ऐसे करके चलता जाएगा। वन अपॉन आर एन, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर बाय एन। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें याद है, सिंपल। मगर ई क्या होगा? यहां पर एक चीज रहना, जो आपका ई इक्विवेलेंट होगा वो ई ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल है भाई ये। ऐसा नहीं है कि इसको ऐड कर दिया, दो 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 वोल्ट है तो नेट भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, नोट इट। यहां पर मैं नोट दिस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? पक्का। ठीक है, तो यहां पे आप अगर मान लो मैं इसके अक्रॉस एक और सर्किट बना के दे देता हूं मैं आपको, कि इसके अक्रॉस मान लो हमारे पास ये है हमारा E1 R1, यहां है हमारा E2 R2, यहां अप टू EN RN चल रहा है ये। तो हमारा अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो VAB क्या हो जाएगा हमारा? VAB हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, लॉजिक वही काम करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या होगा? अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक्सटर्नल लोड से, मान लो ये हमारा लोड है आर, ये हमारा एमीटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ऐसे करके EN अपॉन RN। ठीक है, तो जो यहां पर करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा? E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस ये लोड आएगा। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े? अच्छा, क्यों? अब बच्चे बच्चे कहेंगे सर यहां पे तो हमने पैरेलल में, देखो बेटा इसका क्या है? आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट आएगा, वो तो इसके साथ सीरीज में है ना, दैट इज वाई ये वाली टर्म हमने यहां पर लिखी है। अब देखो, फोर सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ लूप ABCD, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई, इसको कैसे करें? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लगा ले दिमाग। देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखने में बड़ा डरावना सा सर्किट लग रहा है कि सर कैसे होगा। अब ध्यान से सुनो,
इसका आर इक्विवेलेंट कुछ होगा, आर इक्विवेलेंट को आप अलग कर लो, पहले वो सर्किट ड्रॉ कर लो, चलो मानते हैं। पहले हम आर इक्विवेलेंट देखते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, एक 2 है एक 1 है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 क्या हो गया, 2/3 ओम, ठीक है। तो अब जो नया सर्किट बनेगा, वो नया सर्किट क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा। आप देखोगे यहां से कुछ करंट आई आएगा, यहां से कुछ करंट I2 आएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप निकाल दोगे कि भाई E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, चलो मैं यहां पे कर ही देता हूं, क्या याद रखोगे तुम, E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 क्या है, E1 है सर 10, R1 क्या है 2, E2 क्या है सर 5, R2 क्या है 1, और ये R इक्विवेलेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, तो ये क्या हो गया 5 + 5 इंटू 2/3, तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया 10 इंटू 2 20/3, ये आ गया ना। तो अब इस सर्किट को फिर से बना लो, सर्किट को फिर से बनाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ इक्विवेलेंट लिख दो, क्या आया 2/3, सॉरी 20/3 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या आया, वो थोड़ा सा साइड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में स्मॉल रेजिस्टेंस से दिखा रहे हैं, तो वही करो, तो आर इक्विवेलेंट क्या आया सर 2/3 ओम, और नीचे ये कितना है, ये है सर 10 ओम, बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब करंट कितना होगा सर, आपका करंट हो जाएगा यहां पर I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। E इक्विवेलेंट क्या है 20/3, R इक्विवेलेंट क्या है 2/3, R क्या है 10, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगला, Two cells of EMF each R1 are connected in series across a load resistance R. If the potential difference across the first cell is 0, find the relation between R, R and R2। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि दो सेल है, क्या है ई, इनका सबका एक मचा है, दो से पहले वाले का भी ईएमएफ ई है, सेकंड वाले का भी ईएमएफ ई है, और रेजिस्टेंस R1 R2 है, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस R। ये लो मैं यहां पर बना देता हूं, ये ई है R1 है, दूसरा ई है R2 है, अब सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस क्या है, ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस R, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0, अब इसके अक्रॉस जो गिवन है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0 वोल्ट, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन R एंड R1 एंड R2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, हो गया, चलो। तो यहां देखो कि यहां पर जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, E1 + E2, सीरीज है हमें पता है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला R1 + R2। करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा सर E इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट, तो करंट हो जाएगा मेरा तेरा क्या E1 + E2, तो दोनों इक्वल हैं, तो 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ये मेरा करंट हो जाएगा, सिंपल है। जब ये मेरा करंट हो जाएगा तो अब कंडीशन क्या दे रखी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0। यहां पर हम थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट, रेड कलर ले लेता हूं,
ये है हमारा पॉइंट ए, ये बीच में हमारा पॉइंट बी, और यहां है हमारा पॉइंट सी। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज जीरो, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी, यही है। इसको अगर दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल पोटेंशियल पे, यही है। अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या मैं यहां पर ये इक्वेशन लगा सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा। P इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये इक्वेशन मैंने जो पढ़ी थी, समझी थी, याद करी थी, क्या मैं यहां पर ये इक्वेशन लगा सकता हूं कि नहीं, लगा सकता हूं ना। तो जब मैं यहां पर ये इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, इसके अक्रॉस जीरो है ना पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ करना, एक मिनट मैंने स्लाइड ही नहीं ले लेता, ये लो, इसके अक्रॉस जीरो है ना पहले वाले के, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, V इक्वल्स टू ई, ईएमएफ है, आई करंट जो भी फ्लो करेगा, और ये R1, ये वाला यहां पर लगेगा, सिंपल, और V की वैल्यू है जीरो। तो बस मैं क्या करूंगा, जीरो इक्वल्स टू ई माइनस आई R1। आई की वैल्यू क्या है मेरे, आई की वैल्यू आई है मेरी 2ER प्लस R1 प्लस R2 अपॉन, so this will 0 equals to e minus 2e r plus r1 plus r2 into r1, ये आ गई, सिंपल। अब e तो कांस्टेंट है, कॉमन लेके जीरो हो जाएगा, सो जीरो इक्वल्स टू 1 - 2 r1 r प्लस r1 प्लस r2, जरा ध्यान से सुनना। अब इसको यहां कर लो, तो जीरो इक्वल्स टू r प्लस r1 प्लस r2 माइनस 2 r1 अपॉन r प्लस r1 प्लस r2, ये यहां जाएगा तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसको देखो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जीरो इक्वल्स टू, अब देखो ये कट गया, एक R1 से R1 कट गया एक, तो क्या बचा, R इक्वल्स टू R प्लस R2 माइनस R1, इसको यहां ले आओ, सो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू R, या आप R इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये लो आंसर आ गया हमारा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, अगला देखो। हाँ जी, इन द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी। भाई कुछ नहीं करना, नॉर्मल आप करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दिमाग लगाओ हो जाएगा। चलो इसको तो मैं होमवर्क में ही दे देता हूँ, हेलो, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में लो, कमेंट्स में आंसर डाल देना, और नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं अगले में करवाता हूँ, बट मुझे बता देना कि सर ये हुआ नहीं, ठीक है, ताकि मैं इसको प्रॉपरली टैकल कर सकूं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। भाई ये क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, लेट्स लुक इनटू दिस। देख बच्चे, यहाँ पे मान ले, अच्छा यहाँ पे V, यहाँ पे सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस है P, यहां हमारा रेजिस्टेंस है Q, यहां हमारा रेजिस्टेंस है R, यहां हमारा रेजिस्टेंस है S, ठीक है, हियर इट इज कनेक्टेड। अब यहां पर कोई की लगा लेता हूं मैं, K2 की है, और यहां पर K1 है, यहां पर गैल्वेनोमीटर है, और यहां पे ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो एक चीज है, चलो गैल्वेनोमीटर भी छोड़ो, गैल्वेनोमीटर जब मैं आपको वो ये इसके एप्लीकेशंस करवाऊंगा किरचॉफ लॉ के, तब करवा दूंगा, पहले मैं इसको नॉर्मल रेजिस्टेंस कर ले रहा हूं, कोई रेजिस्टेंस X है, ठीक है।
अब हम कैसे पता करेंगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? क्योंकि देखो अब तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, अब लगा के देख लो, आप कैसे पता होगा कौन किसका सीरीज में? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सीरीज में ये सीरीज में आपस में पैरेलल में हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसने सारा गेम खत्म कर दिया। इसने क्या कर दिया? सारा गेम खत्म कर दिया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पर एक्स जो रेजिस्टेंस है वो हमारा नलीफाई हो जाता है, मतलब यहां पर उसका इफेक्ट नहीं शो होता। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होगी, मैं इसको नेम दे देता हूं, लेट्स कॉल इट ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी। तो क्या होगा इफ वी बी इक्वल्स टू वी डी? अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू एक्स। एक्स से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और एक्स से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई यूज नहीं है। जब इसका कोई यूज नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये हमारा दोनों हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे, ये सीरीज में आएगा और ये पैरेलल में आ जाएंगे। बट सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स का कोई मैथ तो नहीं है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, एक्स नलीफाई हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है? सर ये होता है मल्टीप्लाई का साइन। ये होता है ना ग्रेट। ये मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है, बन रहा है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रख दो, पी एस को मल्टीप्लाई करो, पी एस को मल्टीप्लाई करो और आर क्यू को मल्टीप्लाई करो, पी एस इक्वल्स टू आर क्यू। कंडीशन बन गई, इसका मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो x क्या हो जाएगा? नॉट इन यूज। x फिर हमारे यूज में नहीं रहेगा और हम उसको नॉर्मल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन। हालांकि लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर देते हैं। अब जैसे देखो, मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो P बाई क्यू, P बाय क्यू इक्वल्स टू R बाय S। अब भी वही कंडीशन है। अब देखना क्या दोनों सेम ही नहीं है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं वही कंडीशन आ रही है। लोग P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाय S भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो P बाई क्यू है ना, इसको बोलते हैं आर्म रेशियो या रेशियो आर्म। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब देखो आगे क्वेश्चन। अब एक चीज यहां पे देखो, इस सर्किट को अब देखने में ऐसे सर्किट है भाई, पता नहीं कितना भयंकर सर्किट है, कुछ है ही नहीं। देखो जरा ध्यान से, ऑल ईच आर ओम है। ठीक है, अब क्या मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूं? क्या मैं इस वाली आर्म को उठा के यहां रख सकता हूं? तो जो नया बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? ये बी, ये है क्यू, ये है एस, ये है पी, ये है आर, और बीच में क्या है? जी। अब ध्यान से देखना, अगर सबका आर ओम है, अगर सबका आर ओम है, सो आर इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू आर। क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला हमारा काम में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? आर 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 आर, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 2r, नीचे 2r, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r बाई 2, मतलब आर ओम। खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो जरा, इसमें क्या है? इसमें भी सेम सिचुएशन है। क्या मैं इसको फिर से रीड्रॉ करूं? चलो इसको रीड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी।
अब ए कनेक्टेड है पी और आर से, ये लो बेटा पी आर, ठीक है। उधर बी कनेक्टेड है ये वाला क्यू और एस से, क्यू एस से, हाँ। और आर और एस का कॉमन पॉइंट है, ये रहा आर एस का कॉमन पॉइंट। पी क्यू का कॉमन पॉइंट है, ये रहा पी क्यू का कॉमन पॉइंट। और बीच में क्या है इससे जी, ठीक है। अगर मान लो दोनों का कोई मान लो 10 ओम एग्जाम्पल ले लो कि भाई 10 ओम ईच है, ध्यान से देखना, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, क्या हो जाएगा? चलो 10 10 कर सकते हो, 10 10 मैंने ईज के लिए 10 10 दे दिया है, लेकिन आप वैसे भी नॉर्मल, चलो 10 10 छोड़ो यार, तुम फिर आदत पड़ जाएगी ना ईज की। मैं आपको दूसरी दूसरी कोई वैल्यू देता हूँ, चलो यो मैं आपको दे रहा हूँ वैल्यू कितनी, ये है 10, ये है 5, ठीक है, ये है 10, ये है 20। फटाफट बताओ कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखना, क्रॉस देखो 10 इंटू 10, वेरी गुड सर, इक्वल्स टू 20 इंटू 5, क्या आ रहा है? 10 इंटू 10 100 इक्वल्स टू 100, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच वाला कैंसिल, तो क्या आ गया? 10 5 20 10, आप सॉल्व करके निकाल लो, ये ऊपर आ जाएगा 15, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम 15 एंड दिस विल बिकम 30, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका? 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30, ठीक है। आप सॉल्व कर लोगे तो 10 ओम आ जाएगा, मतलब शायद मैं 45 15 थी, हाँ 10 ओम आ जाएगा आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कर सकते हो तुम। If find the equivalent resistance of the network between the points A and B as shown in the figure. If A and B are connected to 13 volt battery, so that find, ठीक है, VA greater than VB। हाँ जी, अब इसमें आराम से दिमाग लगाओ, नहीं होगा हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, उसके बाद आपको बताएंगे, नहीं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कब तक कैसे करूंगा, ठीक है, खुद करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला ये भी सिंपल, चलो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं, हमें बताना है आर ए बी, बताना है ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या होगा। इसकी वैल्यू दे दी मैंने कितनी, इसकी वैल्यू मैं दे दूं 20 40, है ना, 60 120, ठीक है, ये है। अब हमें बताना है कि आर ए बी की वैल्यू आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। लेट अस मूव अहेड विद दिस। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा, नॉट एन इशू, फिर भी नहीं आता है जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड दिस अगेन वेरी सिंपल, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट्स या टेलीग्राम में लेट मी नो, ठीक है। और अगले में आपको जो होमवर्क है, एक्स्ट्रा होमवर्क मैं दे रहा हूं, वो है आपका जो एच सी वर्मा है ना, इसके क्वेश्चंस सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड कर मारो, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत है आप सीधा बोल सकते हो कि एस सी वर्मा की ये वाला एस सी वर्मा सर की ये बुक है, ये और इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर ये नहीं आ रहा है, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में क्या करना है आपको, अगर आपको नहीं आता है कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाइम बहुत कम है, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।